एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा करेंगे 2014 लोकसभा चुनाव और आज हमारी विशेष चर्चा है जम्मू कश्मीर को लेके। वहाँ 6 सीटें हैं कुल और कुल जनसंख्या वहाँ पे 69,33,118 मतदाताओं की संख्या है, ये वहाँ पे है और 5 चरणों में मतदान होने हैं। 9,633 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। लगभग 30.74% मतदाता युवा हैं जो 18 से 29 के बीच के हैं। महिला मतदाताओं की जो प्रतिशत है वो 47.24 47.24 है। और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं कांग्रेस के नेता RS चिब साहब हैं। चिब साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति है जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव को लेकर, किस पार्टी का पलड़ा भारी है? जाहिर है आप कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के बारे में बात करेंगे, लेकिन वाकई आपको मेरी आवाज आ रही है? उनसे संपर्क हम करके आपसे उनसे मुखातिब होने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिलहाल आपको हम बता दें कि 5 वो कौन कौन सी तारीख है जब चुनाव वहां पे होने हैं, मतदान वहां होना है। 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 24 अप्रैल, 30 अप्रैल, 7 मई और 7 मई को लद्दाख में भी होगा। हमारे साथ जम्मू कश्मीर के लिए हमने आज खास करके हेमंत बिश्नोई साहब को हमने आमंत्रित किया हुआ था। यहाँ जो स्थिति है जम्मू कश्मीर की, लोकसभा चुनाव में 6 सीटें हैं, बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं, लेकिन जिस तरह के हालात हैं देश में उसमें एक एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या है इस वक्त की ताज़ा जो आंकड़े आ रहे हैं, जो स्थिति रही है, क्या आपको दिखता है कि 2014 में किस तरह से केंद्र सरकार बनाने में या नहीं बनवाने में, किसी की सरकार नहीं बनने में कितनी अहमियत होगी जम्मू कश्मीर की? पहली बात तो यह कि जम्मू कश्मीर में केवल 6 सीटें हैं। यदि आप इसे उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात या महाराष्ट्र से कंपेयर करें तो उसके मुकाबले इन सीटों की संख्या बहुत थोड़ी है। फिर भी जिस तरह का कड़ा संघर्ष है, जिसमें बीजेपी 272 तक पहुंचने की बहुत जो मिशन कर रही है, उनका जो मिशन है उस तक पहुंचने का मामला है, उस समय एक एक सीट महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन जम्मू कश्मीर के संदर्भ में मैं पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में जो सारी परिस्थितियां हैं वो बड़ी विचित्र हैं। पहली बात तो ये है कि वहां पर 6 लाख वोटर्स केवल 2 लोकसभा सीटों के लिए वोट डालेंगे, जबकि 5 लाख वोटर 3 संसदीय सीटों के लिए वोट डालेंगे। दूसरी बात यह, वहां पर कोई शेड्यूल कास्ट के लिए सीट रिजर्व नहीं, जबकि बाकी सभी प्रदेशों में यह स्थिति है। और इन सब कारणों से वहां की आम जनता में बहुत सारा असंतोष पैदा। दिल्ली पटगांव की कमेटी गई थी, पूरे कश्मीर में चक्कर लगाया, करीब 600 उन्हें वहां पर ज्ञापन मिले थे। उसमें से 95% ज्ञापन में वहां की स्थानीय समस्याओं के बारे में लोगों ने लिखा था। उनमें से किसी ने अलगाववाद की बात नहीं की, किसी ने वहां से पाकिस्तान के समर्थन की बात नहीं की। इस तरह की वहां पर स्थिति है। वहां के जो नेता हैं उनके बारे में मीडिया केवल श्रीनगर से केवल अलगाववादी नेताओं के बयान देता है, जिसको हम दिल्ली में बैठकर ये समझते हैं कि सारा जम्मू कश्मीर अलगाववाद के उसमें है। लेकिन जो ये सब वहां का निजी जीवन में असंतोष है, वहां के लोगों को अपने अधिकार नहीं मिल रहे। अब पंचायती राज का अधिकार वहां नहीं है, इसके कारण राहुल गांधी वहां गए थे और पंचायती सरपंचों के बीच में जब बोल रहे थे तो वहीं पर विरोध का स्वर खड़ा हुआ और उनसे माइक छीनकर वहीं पर लोगों ने भाषणबाजी शुरू कर दी, जो कि देश के किसी और हिस्से में राहुल गांधी के साथ ऐसा कहीं नहीं हुआ था। इसलिए मैं केवल इतनी बात कह रहा हूं कि वहां पर जो नीचे का संतोष है वो बहुत ज्यादा है और वो केवल महंगाई और भ्रष्टाचार के कारण नहीं है, वहां की जो इंटरनल सरकार है उसके कारण। वहां पे मुद्दे क्या, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वही मुद्दे वहां पे भी जम्मू कश्मीर में भी लोकसभा चुनाव में रहेंगे, या मुद्दे वहां के अलग स्थानीय मुद्दे वहां पे 6 सीटों पे ज्यादा असर करेगा? देखिए, जहां तक इस मुद्दों का सवाल है उसमें एक क्षेत्र है जम्मू के अंदर जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनको लेकर 2 बार मोदी जी वहां पर भाषण कर चुके हैं, कांग्रेस के नेता भी वहां पर जा रहे हैं, तो वहां पर मुद्दों की बात और है। लेकिन जहां तक कश्मीर घाटी का प्रश्न है या लद्दाख का प्रश्न है, वहां पर हमारा टीवी का कवरेज बहुत कम है। वहां पर लद्दाख के बहुत सारे क्षेत्रों में आपको मोबाइल फोन
नहीं चलता है। चीन का मिल जाएगा जी, हिंदुस्तान का नहीं चलता। हिंदुस्तान का नहीं मिलता। ऐसे ही बहुत सारे इलाकों में पाकिस्तान का टीवी मिल जाएगा, हिंदुस्तान का टीवी और हिंदुस्तान के चैनल वहां पर कम दिखाई देते हैं। इसलिए कश्मीर घाटी में स्थितियों में उतना उग्रता नहीं है। मुझे लगता है कि उतने मुद्दे वहां तक पहुंचे नहीं हैं। लेकिन जहां तक करगिल का सवाल है, करगिल में जो ये गिलगित बाल्टिस्तान के मुद्दे हैं वो भी वहां पर हैं, क्योंकि करगिल और गिलगित बाल्टिस्तान में शिया बहुमत के लोग रहते हैं। जी, चलिए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है रविंद्र शर्मा जी हमारे साथ जम्मू से जुड़ रहे हैं। रविंद्र जी, वहां पे इस वक्त 2014 के चुनाव में 6 सीटें हैं। क्या अलग अलग सीटों पे अलग अलग मुद्दे हैं कि वहां के स्थानीय मुद्दे हावी हैं? जो वहां के उम्मीदवार हैं उनके लिए चुनौतियां किस तरह की हैं? जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो भी वहां पे है, स्थानीय मुद्दे वो भी है, या सिर्फ स्थानीय मुद्दे वहां पे ज्यादा महत्व रखता है लोगों के लिए? देखिए, इस चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं और क्षेत्रीय मुद्दे भी हैं। कौन कौन से मुद्दे हैं? राष्ट्रीय कौन से मुद्दे हैं जो जम्मू कश्मीर में आपको लगता है प्रभावित करेगा, और क्षेत्रीय कौन से मुद्दे हैं? देखिए, विकास सबसे बड़ी बात है, और इस वक्त जो विचारधारा की बात है जी, कि सेकुलरिज्म के साथ लोग रहना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में उस किस्म की हवा नहीं है जो कुछ हमारे सहयोगी दल जो है वो बनाना चाहते हैं जी। जिससे पहले भी ऐसे इतिहास बने हैं कि जब धार्मिक सेंटिमेंट्स को बरका करके कुछ लोगों ने राजनीतिक लाभ लिया है जी पिछले चुनाव में, लेकिन ऐसा उनको नहीं हुआ। अब 2008 में भी यहाँ पे एक बहुत बड़ी इन्फेक्शन और किसी धार्मिक मुद्दे के साथ लोग जुड़ गए थे, और जो धार्मिक वो आंदोलन चला रहे थे उन्होंने ही चुनाव लड़ा, लेकिन 1,21,000 से जम्मू की सीट जो है वो कांग्रेस पार्टी ने जीती, और इसी तरह से उधमपुर सीट भी कांग्रेस पार्टी। मैं पूछ रहा हूँ कि आप कहते हैं राष्ट्रीय मुद्दे, कौन से राष्ट्रीय मुद्दे हैं, कौन से स्थानीय मुद्दे हैं जो महत्वपूर्ण है 6 सीटों पे आपके हिसाब से मतदाताओं के लिए? देखिए, राष्ट्रीय मुद्दे ये हैं कि लोग इस विचारधारा को देखते हैं। एक तो विचारधारा की बात आपने कह दी, इसके अलावा ये है कि स्थानीय लेवल पे लोग अमन चाहते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को इकट्ठा देखना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तीनों खित्तों की भाषाएं, उनके धर्म और कई चीजों के भिन्नता के बावजूद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग एकजुट होकर के चलना चाहते हैं। सेंटिमेंट्स को भड़काने की कोशिश पूरी है, लेकिन फिर भी हम ये समझते हैं कि कोलिशन लद्दाख में भी जीतेगी, कश्मीर में भी और जम्मू में। वहां के स्थानीय मुद्दे कौन से महत्वपूर्ण है? कौन से स्थानीय मुद्दे महत्वपूर्ण है इन 6 सीटों पे आपके हिसाब से? देखिए, स्थानीय मुद्दों में यहाँ पे तीनों खित्तों के साथ बराबरी के हक की बात होती है। इसमें इस कोलिशन गवर्नमेंट ने तीनों खित्तों के साथ में समझौतों का इंसाफ किया है। पंचायत राज की बात थी, यहाँ पे 73rd की बात थी, जो कि कांग्रेस पार्टी ने ही जिस 73rd को लाया, तो 73rd के लिए यहाँ के पंचायत राज एक्ट को उसके आर पार लाया गया। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में 80% से लोगों ने पंचायत राज में हिस्सा लिया, और उसके बाद जो पंचायत राज के नुमाइंदों ने अपर हाउस में जो नुमाइंदे चुने जाते हैं, जम्मू सूबे से 2 और कश्मीर सूबे से 2, वो चारों लोग जो है वो कोलिशन के चारों कैंडिडेट जीते। एक आखिरी सवाल हम आपसे सवाल का जवाब चाहते हैं कि क्या आतंकवाद जम्मू कश्मीर में चुनावी मसला है? देखिए, आतंकवाद मसला हमेशा रहा है, लेकिन यह है कि आज अमन बहाली है, उसकी क्रेडिट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, यूपीए गवर्नमेंट और रियासती कोलिशन गवर्नमेंट को जाता है। चलिए, और उसमें कश्मीर वादी के अंदर भी इतनी बड़ी भारी अक्सरियत में लोगों ने हिस्सा लिया। मीरवेज फारूक ने कहा कि एनडीए गवर्नमेंट ने कश्मीर में बेहतर काम किया था, तो क्या माना जाए इसका वहां के मतदाताओं पे असर होगा बीजेपी के पक्ष में या कांग्रेस के विरोध में? नहीं, ये एनडीए वाले कहते तो हैं कि बेहतर काम किया था, लेकिन वो बेहतर काम बताए जितना सरकार, यूपीए की सरकार ने जम्मू कश्मीर को पिछले 10 साल में दिया है। एनडीए में अपने सरकार अपने आंकड़े बताए, उनके दौर में करगिल हुआ, उनके दौर में लाहौर हुआ, सिर्फ बातों से नहीं। ये कांग्रेस की पॉलिसी है कि डायलॉग होना चाहिए, विचारधारा उसी पे ये चले। चलिए रविंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। दादा देखिए, जहाँ तक हेमंत भाई ने तो कहा आपसे, कश्मीर में 2 हिस्से, जम्मू 3 हिस्से, लद्दाख, जम्मू और लद्दाख तो हम उतना नहीं ले रहे हैं। लद्दाख के जो है उसकी तो आप जानते हैं क्या क्षेत्रफल बड़ा है, संख्या है, लेकिन है
नहीं, हम गिलगित बाल्टिस्तान को क्यों छोड़ देते हैं, जबकि वहां के लिए हमने 24 विधानसभा सीट अभी भी खाली रखी हुई हैं, वो भी हमारा क्षेत्र है। और इस समय दूरदर्शन भी वहां का मौसम का हाल देता है, वो हमारे देश का हिस्सा है, इसको हम मानकर चले ना। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि लद्दाख को छोड़िए, इसलिए नहीं कहा कि उनको एकदम छोड़ दीजिए। मेरा कहना है कि जम्मू जो है, इनकी एक किस्म की समस्याएं हैं, कश्मीर घाटी की एक किस्म की समस्याएं। जो बात उन्होंने कहा और ये विचारधारा वाली बात से भी मेरे जो ये होता है कि लोकसभा चुनाव सबसे ज्यादा किससे प्रभावित होने वाला है? वहाँ के जनता जो है, खास करके युवा संप्रदाय से हमारी जो बातचीत हुई और जिसमें से मैंने देखा कि बड़ी बड़ी बात के लिए वो नहीं है, उनकी अपनी वहाँ सोशल डेवलपमेंट या नौकरी की जी बड़ी अभाव है, रोजगार की जो पूरे देश में है। इतनी सारी सरकार इतने दिन से चल रही है जी, बहुत पैसा वहाँ गया, रोजगार के अवसर जम्मू कश्मीर में कम है, देश में भी कम है। नहीं, खास करके कश्मीर में कम होने के दौरान जी पैसा बहुत गया, लेकिन उनकी डेवलपमेंट हुई नहीं है। और उनकी नौकरियों की ये है, पढ़े लिखे जवान हैं और मजबूर हो रहे हैं कहीं कुछ दूसरे कारण, पैसा उनको चाहिए क्यों ना, जब ठंड होता है उससे पहले उनको एक बल्क पैसा चाहिए ताकि वो अपनी खाने पीने के इंतजाम कर पाए। जम्मू के जो प्रॉब्लम है कि ये जितने सारे पैसे जाता है, जम्मू वाले के कहना है कि भाई ये पैसा हमारे यहाँ बहुत कम आता है, ये घाटी में जितना, मतलब ये एक लक्ष्य बात। तो यहाँ विचारधारा से भी जो है, जो वहाँ काम करेंगे, और खास करके अगर युवा संप्रदाय को नौकरी की बात नहीं करेगी, जो बात सबसे बड़ी अहम बात है शिक्षा के साथ साथ ये है, वो कहीं पर उनकी अपनी कामकाज गया, साल चले गए, सब सिलाई चले गए, सब कुछ चले गए, और आजकल टूरिस्ट भी कम हो गए। तो एक सारे चीज जो है पीडीपी के नेता है रणदीप सिंह हमारे साथ फोन पे जुड़ रहे हैं वहां से, जम्मू से। आपको आवाज आ रही है रणदीप सिंह जी? हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज जी। एक छोटा सा सवाल है कि जम्मू कश्मीर में जो 6 सीटें हैं, उन 6 सीटों पे मतदाता जब मतदान करने जाएंगे, उनके जहन में, उनके मन में कौन से वो महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे जिनके आधार पर वो वोट करेंगे? देखिए जी, एक तो मुद्दा ये होता है कि जो सरकार इस वक्त चल रही है, उस सरकार की परफॉर्मेंस क्या रही है जी। परफॉर्मेंस आप राज्य सरकार की बात कर रहे हैं या केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं? हाँ जी, आप केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं तो यहाँ लोकल सरकार की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, तो आप ये मानते हैं? आप नहीं, पहले मुझे ब्रीफ कीजिए ना, आपका क्या जी। मेरा सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव में जो 6 लोकसभा क्षेत्र हैं, जब वहां के मतदाता मतदान करने जाएंगे तो वो किन बातों को ध्यान में रख के मतदान करेंगे? ये पार्लियामेंट के बारे में? जी बिल्कुल, पार्लियामेंट के बारे में। हाँ जी, मतदाताओं को बहुत सी चीजें देखनी है जी। सबसे पहले बात यह है कि हमारे जो, देखिए यहाँ नहीं, आवाज नहीं चल रही, ठीक नहीं आ रही। आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज अच्छी आ रही है, आप बोलिए। अच्छा, आपकी मतदाताओं ने यही देखना है कि जिसके लिए हम वोट कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस क्या रही है जी। यहाँ जो हमारे लोकल एमपी रहे हैं जम्मू पुंछ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के जी, तो वो 10 साल से एमपी चले आ रहे हैं जी, और अब 10 साल के बाद और 5 साल वो यहाँ पे ले रहे हैं अपनी पार्टी की तरफ से। तो लोगों का सवाल ये है, भाई आपने 10 साल में यहाँ क्या किया है कि आप और 5 साल की टर्म जो है जो वो मांग रहे हैं। मुद्दे लोगों के अपने भी हैं, नेशनल मुद्दे भी हैं, लोकल मुद्दे भी हैं। हर एक मतदाता की ये सोच होती है अच्छी सरकार हो, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। नेशनल, आपने कहा राष्ट्रीय मुद्दे, वहां आपने कहा वहां नेशनल मुद्दे भी है। नेशनल मुद्दे कौन से हैं? वो लोग जो लोगों के मुद्दे हैं वो हल हो, रोजमर्रा के मुद्दे हैं वो हल हो। रोजमर्रा के वहां क्या मुद्दे हैं इलेक्टोरेट के माइंड में होती हैं। रणदीप जी, वहां राष्ट्रीय कौन से मुद्दे हैं, लोकल कौन से मुद्दे हैं? लोकल देखिए, यहाँ पर मैं तो इस वक्त सबसे पहले हमारी जम्मू पुंछ पार्लियामेंट
कॉन्स्टिट्यूएंसी की इलेक्शन है जी, उसमें सबसे मुद्दा जो है, इट इज प्रीडोमिनेंटली इनहेबिटेड बाई मेजॉरिटी ऑफ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के जो रेफ्यूजीज हैं जी, उनकी सेटलमेंट जो है, परमानेंट सेटलमेंट आज तक जो है वो नहीं हुई जी, सो दे हैव बीन क्रेविंग सिंस 1947 कि हमारा परमानेंट सेटलमेंट जो है वो होना चाहिए, और जो कुछ भी सरकार ने हमें देना है वो फाइनली दे के सेटल करना चाहिए। वो कहते हैं ना, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लेम रजिस्टर किए हैं, क्योंकि वो कहते हैं जी वो भी हमारा ही हिस्सा है, तो हम तो वहां जाने वाले नहीं है, इसलिए हमें तो परमानेंटली सेटल करके ये रिफ्यूजीज का लफ्ज जो है वो खत्म होना चाहिए जी। और कौन से मुद्दे हैं, अहम मुद्दे है, और कौन से अहम मुद्दे हैं नहीं है स्टेट में, रणदीप सिंह जी, और कौन से अहम मुद्दे हैं? उनका स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, वो प्रॉपर्टी नहीं ओन कर सकते। चलिए, मैं माफी चाहता हूँ, हमारे पास समय कम रह गया है, हमारे पास समय कम रह गया। रणदीप सिंह जी, माफी चाहते हुए और भी बातचीत आपसे करना चाहते थे लेकिन समय कम है। पुष्पेंद्र, दो तीन चीजें, जो बात हेमंत जी ने कही, जो बात दादा ने कही, जो आपने दो कांग्रेस और पीडीपी के नेताओं को सुना, कुल मिलाकर के जम्मू कश्मीर में असर किन मुद्दों का मतदाताओं के मन पे रहेगा? जब वो वोट करने जाएंगे तो उनके पास कौन कौन से विकल्प होंगे? देखिए, दो बातें बिल्कुल साफ हैं कि जम्मू कश्मीर में अगर सूबे का इलेक्शन हो तो बहुत सारी वही समस्याएं जो पूरे देश में हैं, चाहे वो बिजली की हो, सड़क की हो, पानी की हो, हेल्थ की हो, बेरोजगारी की हो, महंगाई की हो। लेकिन जम्मू कश्मीर के जो 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके सामने जब चुनने की बात आएगी तो मैं समझता हूं कि कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के क्या रिश्ते हैं, बॉर्डर ट्रेड पे क्या लाइन ली जाएगी, जो हर 15 दिन बाद एक इनकाउंटर हो जाता है कश्मीर के अंदर, उसके बाद बवाल मच जाता है, हर 15 दिन के बाद लोग सड़कों पर आ जाते हैं। हमारा जो परमानेंट रिलेशन है उनके साथ क्या होगा, स्पेशल आर्म फोर्स एक्ट जो वहां लागू है उस पे क्या है, तो ये तमाम वो मुद्दे हैं जो राष्ट्रीय हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में पीडीपी और एनसी के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जो भी सरकार बनेगी दिल्ली में, ये तमाम जो भी पार्टी के लोग जीत के आएंगे, अगर इनको मरकज का ताउन नहीं मिलेगा तो जम्मू कश्मीर की जो सूबे की सरकार है वो भी नहीं चल पाएगी। लिहाजा आप ये कहने को तो कह सकते हैं कि ये तमाम मुद्दे हैं, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, डिस्टर्ब स्टेट है, हमेशा हर तीसरे दिन वहां मिलिटेंसी बहुत ज्यादा है, तो क्या इन मुद्दों के ऊपर लोग चुनाव में जाएंगे? क्या इन मुद्दों के ऊपर लोग वोट देंगे, या फिर वही तमाम सारी चीजें आ जाएंगी कि कश्मीर के लोग जो हैं वो दिल्ली के लोगों को भड़काएंगे, वो कहेंगे कांग्रेस की वजह से यहां ये हालत है, धारा 370 भी मौजूद है, उसके बाद भी इतने बुरे हालात हैं। तो मेरा कहना यह है कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कहा कि साहब धारा 370 पे बात होनी चाहिए, तो उसके ऊपर ही बवाल हो गया कि लीजिए साहब, इस पे तो पहले तो इनका स्टैंड था कि इसको हटा देना चाहिए, अब ये इस पे बात करना चाहते हैं। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको बहुत सब वक्त से ऐसे ही रखा गया है, एज इट स्टेटस को बना के रखा गया है, उस पर बातचीत होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को नहीं पता है कि इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, अगर उससे कुछ फायदा हुआ है तो लोगों को पता चलना चाहिए। अगर 370 लगी हुई थी तो 65 साल के बाद इतनी बुरी हालत क्यों है वहां तो किसी तीसरी पार्टी का राज नहीं रहा। चलिए, 2004 और 2009 के आंकड़े भी आप हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं, लेकिन हेमंत जी बहुत कम जी दादा, हमारे कहना है कि इसमें वहाँ के लोकल मुद्दे सबसे ऊपर हैं, उसके साथ वहाँ के जवान शक्ति जो है ये चाहते हैं कि हम इज्जत के साथ भारत में घूमें। ये मैं बता रहा हूँ कि वो लोग यहाँ अगर कोई किसी लिए आते हैं तो वो आदमी जब कश्मीर की बात करते हैं तो वो थोड़ा बड़ी दूसरी ढंग से देखते हैं, हैरानी भी होती है। तो लोकल मामले में होगा। दूसरी बात, वहाँ की जो पोल की बात कर रहे हैं कि ये इतनी ज़्यादा पोल है, लेकिन पोल की अगर परसेंटेज देखा जाए तो उतना परसेंटेज नहीं है जो दूसरी जगह है जी। अगर वहाँ पर सभी ने जैसा अपील किया जा रहा है कि वोट डाले, अपना वोट डाले जी, और नोटा की प्रयोग करे, ना जाने वहाँ की रिजल्ट क्या होगा जी। चलिए हेमंत जी, बहुत कम शब्दों में 2009-2004 के अगर देखिए वोट प्रतिशत को देखिए बीजेपी और कांग्रेस का, तो 23 और 18 2004 में होता है, फिर आप देखिए 27 और 24 होता है, बहुत ज़्यादा का 3-4% का अंतर रहता है दोनों पार्टियों के अपने अपने। और उसके साथ जेके जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है और पीडीपी, उनके भी कुछ उनके भी अपने वोट हैं। कुल मिलाकर के चूंकि इस वक्त जो वहाँ पे लड़ाई है उसका नतीजा आपको क्या दिख रहा है?
मुझे लगता है कि जो वहाँ पर वर्तमान सरकार है उसके खिलाफ वहाँ के लोगों में असंतोष है, वो जम्मू हो, चाहे वो कश्मीर घाटी हो, चाहे लद्दाख हो। इसलिए कहीं ना कहीं उसका नुकसान जो इस समय वहाँ सत्तारूढ़ दल है नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसका जो एलाइज है कांग्रेस, उसको भुगतना पड़ेगा। और चूंकि यूपीए के केंद्र में भी यूपीए की सरकार है, इसके राज्य में भी वहां पे इन्हीं की सरकार है। दूसरा, अभी एक मंत्री जी पर एक महिला के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगा और उन्हें अभी 2-4 दिन पहले गिरफ्तार किया गया। इन सब हमारे साथ हमारा समय खत्म हो गया, माफी चाहता हूं, लेकिन हमारे साथ जम्मू कश्मीर से हमारे संपादक हैं जम्मू कश्मीर के हरबंस नगोके साहब हैं। नगोके साहब, 6 सीटें हैं वहां, केंद्र में भी यूपीए की सरकार है, राज्य में भी कांग्रेस और एनसी की गठबंधन है। इस 6 सीटों में से कितने सीट कहां जाते हुए आपको दिख रहा है? देखिए दिलीप जी, केंद्र सरकार में कोई भी आए, चाहे अगर मोदी आते हैं या कांग्रेस आती है, यहां पर मुझे सिर्फ ये बताएं कि 6 सीटों का आकलन किस तरह का है, वहां किसको कितने सीटें मिलने की आपको लगता है कि किसको कितने सीटें मिल सकती है? दलीप जी, अभी तक तो जिस संकेत अभी तक उभर के आए हैं वो ये है जी कि पीडीपी 2 सीटों पर विजयी हो सकती है जी, एक पर नेशनल कॉन्फ्रेंस विजयी हो सकती है जी, और 2 पर भारतीय जनता पार्टी 2 या 1 पर आ सकती है। लद्दाख की सीट संभवतः निर्दलीय हो जा सकती है। जी, कांग्रेस को आप ये मान रहे हैं कि कांग्रेस को वहां शून्य होगा, कांग्रेस का परफॉर्मेंस? कांग्रेस का, हालांकि इस वक्त गुलाम नबी आजाद लड़ रहे हैं डोडा से, वो उनका अपना ही क्षेत्र, वही वो पैदा हुए थे जी, मगर उनके लिए भी फिर डगर आसान नहीं है। जहां तक बात इधर की है जी, जम्मू पुंछ की, तो जम्मू पुंछ में राज का एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। हरवंश जी, हमें बृहद रूप से इस पर चर्चा करना होगा। हमें हमारा समय खत्म हो गया है। लगभग 70,000 है और हरवंश जी, आप तमाम लोगों से हमें माफी मांगना पड़ेगा, हमारा समय खत्म हो गया है। हेमंत जी, 6 की जो आंकड़े हैं उसमें आपको क्या लगता है, कांग्रेस सबसे बड़ा लूजर वहां पे लग रहा है? निश्चित तौर पर, क्योंकि वहां पर कश्मीर घाटी में तो पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस इन्हीं का ज्यादा असर रहता है, जब तक इनके साथ किसी का अलायंस नहीं हो। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस समय वहां पर गिरावट की तरफ है जो असर है, और जहां जम्मू का सवाल है वहां बीजेपी कांग्रेस के बीच में रहती है। हमें आपको एक बार पुनः, मुझे लगता है एक बार बुलाना पड़ेगा स्टूडियो में, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद दादा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। पुष्पेंद्र जी, पांडे साहब और चौधरी साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।